गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ज़रा थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। जैसा इसके नाम से क्लियर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। किस टाइप से हम क्रॉप लगाते हैं, किस टाइप से उनकी देखभाल करते हैं और किस टाइप से हम उनको बड़ी करते हैं, ठीक है, किस टाइप से हम उनको पकाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे क्रॉप्स लगाने से लेके उनका मैनेजमेंट करने तक का जो भी है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। किस सीज़न में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है और किस सीज़न में कौन सी क्रॉप नहीं लगाई जाती, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देन क्रॉप प्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन करना, एंड मैनेजमेंट से उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। देन फर्स्ट चीज़ यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन, हमने क्रॉप लगा ली, उसको सींचा, ठीक है, फिर उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ करते हैं हम लोग ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी हो, ठीक है। कुछ डिपेंड रहता है उसके मौसम पे कि किस मौसम में कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए। जैसे खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो हम मेनली रेनी सीज़न में ही लगाते हैं और रेनी सीज़न में इनका टाइम होता है लगने का, है ना। तो क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता रहती है। रेनी सीज़न अपना कहाँ है, जून टू सितंबर होता है, और जून टू सितंबर होने के कारण हम क्या करते हैं, इनको रेनी सीज़न के समथिंग लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोयाबीन वगैरह हमारा ग्राउंडनट है, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, रेनी सीज़न में ही लगाते हैं। देन सेकंड टाइप आ गया हमारे पास रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है, इनको पकने के लिए जो टाइम चाहिए और जो सीज़न चाहिए होता है वो होता है विंटर सीज़न, ठीक है। विंटर सीज़न में अक्टूबर टू मार्च हम इसको लगाते हैं और इसकी देखभाल करते हैं और ये पकती है, ठीक है। वीट हो जाता है इस एग्जाम्पल में, ग्राम हो गए, पी हो गए, क्योंकि इनको पकने के लिए जो चाहिए उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर इनका होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट वैसा होने चाहिए जिसमें ये अच्छे से उपज सकें, ठीक है। तो ये तो हो गई कि किस क्रॉप को किस सीज़न में लगाते हैं, किस क्रॉप को किस सीज़न में नहीं लगाते, वो तो हमने यहाँ पे देखा। लेकिन मेन बात यह है क्रॉप पर जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उन पर भी उनका असर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंस बिटवीन है इस चैप्टर में, फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर्स, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र्स क्या हो गए, जो हम उस क्रॉप में डालते हैं, ठीक है। देन फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो कि इंसान खुद बनाता है, ठीक है। देन मैन्यूर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। और जो मैन्यूर जो है वो क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। और फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ये तो हम जानते हैं। और मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। और जो मैन्यूर्स जो हैं वो हम वहीं के वहीं बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। और फर्टिलाइजर्स जो हैं, अब मेनली कुछ ऐसा भी रहता है कि जैसे हमने कुछ फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो हम करते हैं, उनके जो केमिकल्स वगैरह जो उसमें आता है तो वो हमारी जो ज़मीन है उसकी उपज पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ क्या है, नहीं करते। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब देखा कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्या है और क्यों है। हम तो ये मानते हैं फर्टिलाइजर्स जो हैं हमने जिनको हमारे खेत में डाला है और हम उसकी वैरायटी चेक करते हैं सबसे पहले, ताकि हमें सिर्फ ये करना रहता है कि हमारी जो क्रॉप है उसको अच्छे से प्रोडक्ट करना है और उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना है, ठीक है, कि हमारी क्रॉप अच्छी हो और सही हो। तो हम हर एक प्रकार के हर एक चीज़ को हम उसमें चेक करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ आगे सोचते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है इनने एडवांटेजेस ऑफ मैनर्स। तो द ऑर्गेनिक मैनर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज़ बिकॉज जो हमारे पास ऑर्गेनिक जो मैन्यूर्स होता है उसे हम
फर्टिलाइज़र से अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमारी ज़मीन को सबसे पहली बात क्या है, हार्म नहीं देता कोई भी प्रकार का, ठीक है। जो हम इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब जो मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है, वाटर को रखने की जो क्षमता होती है, वो उसको बढ़ाता है, ठीक है। इट मेक द सॉइल porous ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये हमारी सॉइल को इतना सक्षम बनाता है कि उसमें जो भी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो आसानी से हो जाए। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो जीव हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि वो कुछ अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से ख़त्म करते हैं। लेकिन जो मैन्यूर्स जो होता है हमारा खतौड़ा वगैरह, जैसे हम मीथेन ईथेन गैस, ठीक है, बायोगैस से जो हमारा गोबर है, गोबर से हम कुछ भी बनाते हैं, फिर उसको हम डालते हैं हमारे खेतों में, ठीक है। बजाय उसके जो हम फैक्ट्रीज से बने हुए चीज़ों को लेके आते हैं, जो फैक्ट्रीज में जो फर्टिलाइजर्स बने होते हैं उनको हम डालते हैं, उसकी अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं कि जो हम खुद बनाते हैं गाय का गोबर, ठीक है, उससे जो भी रहता है, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम उससे हमारी जो सॉइल है उसको बेटर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसके में चलते हैं, तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, इरिगेशन, ठीक है। अब इरिगेशन की जो मेथड है वो भी हमारे क्रॉप के लिए आवश्यक होती है कि किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए और किस क्रॉप को कितने पानी से ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। What is important for proper growth and development? What is absorbed by the plant roots along with waters, minerals and fertilizers are also absorbed. अब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सबको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है उनके जीवन यापन करने के लिए, उनकी ज़िंदगी जीने के लिए। अब वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। अब जो वाटर होता है वो प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. अब वाटर के साथ जो प्लांट्स क्या करते हैं वो हर एक चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जैसे हम जो CO2 छोड़ेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, हमें बदले में ऑक्सीजन दे देंगे। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। अब इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है जो वाटर है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे बीज होते हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं वो ड्राई कंडीशन में अपने आप को नहीं सुरक्षित रख पाते हैं और वो हमारी फसल पर इफ़ेक्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपेरेंट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स टू क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Field have to be watered regularly. अब इसमें ये वही बात कह रहा है कि जो हमें यदि हमारी फसल का मॉइस्चर बनाए रखना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसमें टाइम टाइम पे सिंचाई करना पड़ेगा उसकी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इरिगेशन के लिए, मतलब हम जो सिंचाई के लिए क्या करते हैं, कोई जेट से पानी देता है, कोई नहर का पानी यूज़ करता है, ठीक है। देन ये सब हमारे कुछ टाइप होते हैं कि हम किस टाइप से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन करना हमको सिंचाई ही है, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इसमें वही बात आ गई। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या बताए गए हमें इसमें, वेल्स होता है, ट्यूबवेल हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, रिवर, डैम और कैनाल्स। हमारे कुएं, ट्यूबवेल, डैम, बांध जो भी है, लेक है, उसके बाद रिवर है, नदी है, ठीक है, इन सब चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं इरिगेशन के लिए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पहले जो पुराने टाइम में जो हमारे पास इरिगेशन के मेथड वो कहती, the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different regions for taking it to the field.
अब जो पहले जो वाटर अवेलेबल होता था लेक में, कैनाल्स में और वेल्स में, मतलब कुएं में और रिवर में, जो भी वाटर अवेलेबल होता था वो डिफरेंट मेथड से हम उसको क्या करते थे, वहाँ से निकालते थे और हमारी फील्ड तक पहुँचाते थे। ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। अब इनको क्या करते थे, इसके लिए कुछ हम लेबर्स का भी यूज़ कर लेते थे कि भाई आप इतना इतना काम करो। ठीक है। ये चीपर्स होते थे, मतलब ये क्या सस्ती होती थी, लेकिन इनका ज़्यादा प्रभाव हम नहीं देख पाते थे क्योंकि हम अपने खेती को टाइम पर नहीं सींच पाते थे। ठीक है। जिसके यहाँ रिवर वगैरह की वो नहीं है तो वो क्या करते थे, अपनी खेती को टाइम पर नहीं सींच पाते थे, वो कुआं के पानी के आश्रित रहते थे। अब आ गया उसके बाद मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न मेथड का तो आपको पता ही है, हमने जगह हर मतलब किसान जो भी है, फार्मर है, उसने अपने ही खेत में, अपनी ही फील्ड में क्या कर लिया है, ट्यूबवेल्स वगैरह की व्यवस्था की है। उसने ट्यूबवेल्स वगैरह ले अपने ही खेत में खुदवा लिया ताकि उसको पानी के लिए कहीं आना जाना ना पड़े। ठीक है। और यही हमारी मॉडर्न मेथड में आएंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमें चलो ठीक है, वो हो गया, क्रॉप हमने लगा दी थी, उसमें हमने सिंचाई भी कर ली और सिंचाई के तरीके भी हमने देख लिए, किस टाइप से हमने क्रॉप लगाई, किस टाइप से हमने सिंचाई करी और किस टाइप से हमने सिंचाई का तरीके थे हमारे पास, वो हम देख चुके हैं। अब बात आती है कि हमारी क्रॉप को बचाएं कैसे। ठीक है। अब क्रॉप को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे क्रॉप्स में कुछ कीड़े लग जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वो कीड़े हमारी क्रॉप को हार्म ना पहुंचा पाएँ। ठीक। सिंचाई करते हैं उसकी, उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स की सिंचाई करते हैं ताकि जो भी कीड़े हैं वो हमारे उसमें ना आए। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। अब क्रॉप लगा ली, उगा ली, सब उसका कर लिया, अब हार्वेस्टिंग बची तो उसको काट लो। अब हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब हार्वेस्टिंग से हम क्या समझते हैं कि जो क्रॉप की कटिंग होती है, जब वह पूरी तरीके से पक जाए और उसकी जो कटिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ क्रूअल क्रॉप टू मैच्योर। इसमें वही बात हमसे बोल रहा है कि जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें क्या करते हैं, हम क्रॉप्स को काटते हैं और ये कब हो पाता है, जब हमारी क्रॉप पक जाए। ठीक है। पकने के बाद जब हम उसको काटते हैं तो हम उसकी सतह से ही उसको काटते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज अदर डन मैन्युअली बाय। अब सीधी बात तो ये है, हार्वेस्टिंग हम किस टाइप्स करते हैं, कटाई किस टाइप्स करते हैं। कुछ लोग दांतरे से कटाई कर लेते हैं, हाथों से काटते हैं ना, और कुछ लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टर वगैरह का यूज़ करते हैं, मीन्स मशीन्स का यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो जो मशीन हार्वेस्टिंग करने के लिए यूज़ होती है उसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine. अब हार्वेस्टर का यदि हम यूज़ ना करें, हाथों से जब हम काटते हैं तो उसके लिए हमको थ्रेसर वगैरह का यूज़ करना पड़ता है उसको निकालने के लिए। अब आ गया स्टोरेज। सबसे पहले हमने क्रॉप लगा ली थी, फिर उसमें इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी देखी, किस टाइप से हम उसमें इरिगेशन करना चाहिए, किस टाइप से उसको मैनेज करना चाहिए, ये देखा। फिर जब वो मैच्योर हो गई उसको हमने काट लिया। ठीक है। अब बात आ गई स्टोरेज की कि हम उसका स्टोरेज कैसे करें। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड grains are to be kept for longer time, they should be safe and moisture. Insects, rats and microorganisms
Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stopped without drying, they may get spoiled or attacked by organisms. अब ये वही बात हम है कि स्टोरेज कैसे कर सकते हैं हम क्रॉप्स की, ठीक है। हमने काट तो लिया लेकिन हम उसे रखेंगे कैसे? सबसे पहले उसे रखाने के लिए उसे अच्छी तरीके से सुखाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि वो मॉइस्चर से सेफ रहे, इंसेक्ट से सेफ रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रहे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। यदि हम उसको एक ऐसी सेफ प्लेस पे हमें रखना होता है जहाँ वो मॉइस्चर फ्री रह सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स वगैरह उस पर इफेक्ट ना डाल पाए, हमें उस तरीके से इसको रखना पड़ता है, ठीक है। उसको अच्छे से सुखाने के बाद ही हम उसको कोई एक सेफ प्लेस पे रखें। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसमें भी वही बात बोल रहा है कि हमको क्रॉप को रखने से पहले उसे अच्छे से सुखाना चाहिए ताकि वह उसको इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया और फंगी से बची रहे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 1 है वो फिनिश होता है। अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो आपके कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।